ब्रजेश शुक्ला जी, मैं ये जो पूरे सिनेरियो है, इस सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि नीतीश के छोड़ने के बाद यूपी में कोई उसका असर पड़ेगा? क्योंकि एक जमाने में लोग बड़ी मजबूती के साथ कहते थे, देखिए नीतीश कुमार जी तो बिहार से की जगह अगर यूपी से चुनाव लड़ जाएंगे तो यहां भी बहुत कुछ खेला हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थी कि सिर्फ राम मंदिर के भरोसे वो चुनाव जीत सकती, इसलिए जातिगत समीकरण भी बिठाना जरूरी था? इस वजह से भी उन्होंने नीतीश को साथ लाने की कोशिश की, आज जो अपमान का घूंट उन्होंने पिया। आशुतोष जी, उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है, और मुझे नहीं लगता इसके पहले भी कोई फर्क पड़ने वाला था। ये कहा जा रहा था कि फूलपुर से लड़ेंगे, मैं जमीनी हकीकत जानता हूं इसका कोई असर नहीं होने वाला। वास्तव में इसके दो पहलू हैं नीतीश कुमार के उसमें। ये बीजेपी के नेताओं को, उन्होंने कई सर्वे कराए, सब कुछ कराया, बीजेपी नेताओं को अच्छी तरह मालूम है। आज जमीनी हकीकत यही है कि नीतीश कुमार के आने के बाद बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं। लेकिन लक्ष्य क्या है कि जो इंडिया गठबंधन का प्रणेता, जो भारत पूरा घुमा, जो हर मुख्यमंत्री और हर नेता से मिला जाके और ये कहा साहब इनको हटा देना है, सब लोग एक हो जाओ, वो स्वयं उसमें मिल गया जाके। अब महाभारत में इस तरह के दृष्टांत आते हैं, लेकिन हमने तो थोड़ा, मुझे ताज्जुब होता है, मैं जब सोचने लगता हूं कि ऐसा भी हो सकता है तो वो होता है। लेकिन एक उससे क्या हुआ है, उससे आप लाख कोशिश करें, इस पे विश्वसनीयता पर, उस पे अटैक करने का हथियार तो मिल गया बीजेपी को कि साहब ये कुछ नहीं है। जब इनका जो एक करने वाला नेता, उसी ने हथियार डाल दिए, कहा नहीं मोदी के अलावा कोई नहीं है, उसी के यहां चले चलो, तो ये हथियार तो बीजेपी को मिल गया। लेकिन इसका कोई जनाधार वाला कोई समस्या, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा फायदा होगा, वास्तव में आशुतोष जी, मैं पहले भी मैं कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि कोई फायदा नहीं होने वाला। ना कोई पहले क्रांति होने वाली थी, ना आज क्रांति होने वाली है। कारण क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा ये करते हैं, फिर धीरे 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 हुआ क्या है कि बिहार की जो राजनीति का, मैं चाहता हूं कि लोग उसकी समीक्षा करें जाके, उसको देखें जाके कि वहां पर नीतीश का कोई ऐसा जो जनाधार हुआ करता था, अति पिछड़ों पर जो सारी चीजें थी, वो चीजें नहीं बची। अब बीजेपी के लिए सिर्फ इतना ही है कि वो उसको एक ये हथियार मिल गया कि उसका प्रणेता ही मेरे साथ आ गया और उसने कह दिया कि साहब मोदी ही एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा आप जनाधार में यदि कोई परिवर्तन करना चाहे तो नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश के आते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले दिन से, आज की बात नहीं है, पहले दिन से अखिलेश यादव ने एक बात कही थी जी, ये किताब सीटें मैं दूंगा, सीटें बंटवारा क्या है मैं खुद तय करूंगा किसको सीटें देनी है। और उन्होंने कांग्रेस से एक निवेदन किया था, कांग्रेस से एक अनुरोध किया था कि आप साहब पहले इसको कर दीजिए, जिससे आपकी जब यात्रा आए तो हमें भी संतोष हो कि हम इतनी सीटें हम आपकी यात्रा में शामिल हो सके। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने सबसे पहले तो रालोद को बुलाया और उनको बहुत अच्छी कुछ सीटें भी दी है और संख्या भी काफी है, 7 सीटें दी है। अब कांग्रेस को उन्होंने 11 सीटें दी हैं। यदि आशुतोष जी आप मुझसे पूछेंगे, ये जमीनी हकीकत में देखता हूं, जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो 11 सीटें कांग्रेस के नेताओं को कम लग सकती हैं, लेकिन जमीन के यदि दृष्टि से देखें तो 11 सीटें कांग्रेस के लिए बहुत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, वो बहुत सीटें हैं। अब है क्या, अब ये चूंकि गठबंधन हो गया है तो हर आदमी लड़ासा है चुनाव का कि हमको लड़ने को मिल जाए बस। बहुत दिन से 30-35 साल हो गए हैं बिल्कुल, अब बिल्कुल बैठे हुए हैं कि भगवान वो कब दौरा आए, कोई इस बार सपा को उससे आ गया है तो सोचते लोकसभा पहुंच जाए। वो ब्रजेश जी वो यूपी में कहते हैं ना कहीं इस बार हमारा भी लह जाए। हाँ, और नहीं, अब देखिए बीच में क्या किया, दबाव डालने के लिए कहा
विकल्प के रास्ते खुले हुए हैं। हाँ, कहीं किससे खुले, कहा बचपन खुले हुए हैं। बचपन ने कहा मेरी इनसे कोई किसी से कोई बातें नहीं हुई, और मैं ज्यादातर लाइव में था, कहा लगातार वार्ता चल रही है। वार्ता चल रही, इसका मतलब सपा समझ जाए कि इनका तो मामला बड़ा तेज है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।